स्टार्ट है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में मैंने आपको क्या नोट करवाया है कि भारत की भूगर्भिक संरचना का आपको वर्णन करना है, और भूगर्भिक संरचना का वर्णन करते समय ही आपको भारत में पाई जाने वाली खनिज पेटियों की व्याख्या भी करनी है। आप समझ गए होंगे कि भूगर्भिक संरचना किसको डिराइव करती है, किसी भी क्षेत्र की विशेषीकृत भूगर्भिक संरचना ये उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों की व्याख्या करती है। भाई किस क्षेत्र में कैसी रॉक या कैसी चट्टान का विकास होगा ये कैसे पता चलेगा, जब उस क्षेत्र में आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पढ़िएगा, होगा कि नहीं। और जिस क्षेत्र में जैसी चट्टान पाई जाती है उस क्षेत्र में उसी प्रकार का आपको खनिज देखने को मिलेगा। और खनिज के जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, यानी आप देखिए एक लंबे से क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में लगातार खनिज प्राप्त हो रहा है, तो इसे ही हम लोग नाम देते हैं खनिज पेटी का। एक तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पर इसमें खनिज, फिर वहाँ, और एक बड़ा सा क्षेत्र आपको मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीप का जो पूर्वी भाग होगा, कौन सा भाग था, अरे नाम बताइए, क्या नाम था उसका बताइए। उसे कहा गया था कि पूर्वी पठारी प्रदेश, और पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत 3 भाग बताए गए थे। एक तो छोटा नागपुर पठार था, एक दंडकारण्य का पठार था, और एक महानदी बेसिन था। तो इस पूरी बेल्ट को हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक मिनरल बेल्ट है, और इस क्षेत्र में हम लोगों को पता है कि कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो भी खनिज पाए जाते होंगे उनकी व्याख्या हम लोग किस प्रकार से करेंगे कि उस क्षेत्र में चट्टान किस प्रकार से विकसित हुई है। ये अभी हम लोग 5-6 चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए, इसमें क्या करना है, इसकी व्याख्या कैसे होगी, मैं अलग से नहीं करवाऊंगा, टॉपिक की व्याख्या करते समय ही आप समझिए कि इसकी व्याख्या हो जाएगी। ऐसा नहीं इसको बाद में मैं नोट करवाऊंगा, आपको टॉपिक की व्याख्या के साथ ही इसे आपको घर से नोट करके मतलब लिख के लाना है। और मैंने आपको बता दिया कि 10 नंबर और 200 शब्दों के हिसाब से करके लाइएगा। दूसरा क्वेश्चन नोट करो जरा, देखो भारत की भूगर्भिक संरचना का वर्णन करते हुए, भारत की क्वेश्चन नंबर 2, भूगर्भिक संरचना का वर्णन करते हुए लिखो धात्विक खनिज, जो मेटेलिक मिनरल होते हैं, आपको पता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक 2 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। धात्विक खनिज संसाधनों, धात्विक खनिज संसाधनों के वितरण प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए, वितरण प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको लग रहा होगा कि उसी टाइप का है। हाँ भाई लिखिएगा एक ही बार में, क्योंकि मैं भी बनाते ही हूँ। पहले आपने क्या लिखा था कि भारत की भूगर्भिक संरचना का वर्णन करते हुए, और आगे क्या धात्विक वाला था, हाँ धात्विक खनिज संसाधनों के वितरण प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए, वितरण प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। तो भूगर्भिक संरचना से आपको पता चलेगा कौन सी चट्टान, और जो चट्टान होगी उससे पता चलेगा वहां पर कौन सी खनिज पाई जाएगी। और अगर वो खनिज लंबे क्षेत्र तक पाया जा रहा है तो इसका मतलब खनिज की पेटी विकसित होगी, और वहां पर आप देख लीजिएगा वितरण प्रतिरूप का मतलब मैप बना के आपको क्लियर करना होगा पूरा, ठीक है ना, मतलब इंडिकेट करना होगा। प्रतिरूप का मतलब समझ, वो लेआउट आपको पूरा दिखाना होगा। तीसरा क्वेश्चन आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भूगर्भिक संरचना का वर्णन करते हुए, वही जोड़िएगा भारत की, मतलब भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना का वर्णन करते हुए, भारत की भूगर्भिक संरचना का वर्णन करते हुए आधात्विक खनिज, जो नॉन मेटेलिक टाइप के मिनरल होंगे, आधात्विक खनिज संसाधनों के वितरण प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए, वितरण प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए, प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन आपका एक वो मतलब खनिज पेटी वाला हो गया, मेटेलिक 3 हो गया। चौथा और अंतिम क्वेश्चन एक और नोट करो, लिखो जरा, भारत में खनन, माइनिंग, भारत में खनन या खनिज संसाधनों पर आधारित समस्याओं की व्याख्या कीजिए, पर आधारित अगर किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर माइनिंग हो रही है तो उस क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक समस्या हो सकती है, पर्यावरणीय समस्या हो सकती है, इन सब का आपको अध्ययन करना है। आपने ये लिखा था कि भारत में, फिर आगे लिखा था कि खनन या खनिज संसाधनों पर आधारित समस्याओं का वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, जो भी आपने लिखा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। पहले आप छोटी सी हेडिंग लगाइए खनिज संसाधन। मुझे एक चीज पहले की 183 का इसमें
दिया नहीं है, वर्ल्ड का या इंडिया का मिनरल्स क्या दिया है आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता। हाँ बताइए, इंडिया का या वर्ल्ड का? तो शेड्यूल में दिया होगा। कुछ नहीं दिया, तो सिर्फ यही दिया है मिनरल्स। मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम सोचे कि वर्ल्ड का तो वही टॉपिक लेकर आए, अब ये तो गलत बात है। कैसे? भारत का भूगोल अभी आपका चल रहा है तो भारत के संदर्भ में ही है। वैसे वर्ल्ड में काफ़ी चीज़ें आपको बताई भी गई हैं, मतलब वो एक ओवरऑल। और एक चीज़ और बता दूं, वर्ल्ड का इस टाइप का टॉपिक आपको अलग से करवाया भी नहीं जाएगा। उसमें जो वर्ल्ड मैपिंग रहती है उसके साथ ही मैंने आपको जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री और कहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है वो बताया गया था, नहीं बताया गया था भाई। हर एक क्षेत्र में बताया था, एक एक कॉन्टिनेंट में, कंट्री में मैंने आपको बताया था। हालांकि क्लासेस कम हुई था, 6 क्लास उसमें मिली थी, मतलब महीने भर का कोर्स 6 दिन में आपने कंप्लीट किया था, लेकिन फिर भी उसमें चीज़ें जो थी वो बता दी गई थी मोटी मोटी। चलो अच्छा। और आपने देखा था सर बीपीएससी में ये बेलो हॉरिजेंटो वगैरह माइन पूछी भी गई थी आपकी, लोहे। ये ऑयल का भी पूछा था। हाँ बिल्कुल सही बताया। चलो अच्छा, अब आप हेडिंग लगाइए खनिज संसाधन। हाँ पहले क्वेश्चन की भूमिका बताओ कैसे बनाया। अरे टॉपिक तो स्टार्ट हो जाए, पहले भूमिका ही बनवा दो। पूरा टॉपिक भूमिका मैंने आपको पहले क्या बताया वो तो आप लोगों को कि करना है ना। अगले 3 दिन तक केवल इसकी भूमिका और इसकी व्याख्या और इसका कंक्लूजन ही आपको देखना है, और इसके अलावा कुछ थोड़ी ना होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, 200 शब्दों का जब आप क्वेश्चन लिखिएगा तो उसमें भूमिका के नाम पर आप समझिए कि शून्य ही करना है। भूमिका का मतलब 1 से 2 लाइन की बस आपकी भूमिका कंप्लीट हो गई। भूमिका ही बनाइएगा तो फिर आपको पता है उसमें मेन कंटेंट जो है वो उड़ जाएगा। 2-3 लाइन की भूमिका और 2-3 लाइन का केवल और केवल कंक्लूजन, वो भी अगर आवश्यक हो तो। चलो अच्छा, तो पहले टॉपिक देखो। तो खनिज संसाधन मैंने आपको बताया था, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको क्या देखना है कि खनिज संसाधन क्या, यहाँ पर क्या का मतलब खनिज संसाधन क्या होते हैं ये नहीं, क्या का मतलब यहाँ पर आप समझिए कि खनिज संसाधन कौन कौन से हैं। खनिज संसाधन जो हमारे लिए कौन कौन से होंगे। दूसरा इसमें क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, खनिज संसाधन कहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ का मतलब आप समझ गए, कहाँ का मतलब क्या हो जाएगा, इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, वितरण देखना है। तीसरी इसमें आपको चीज क्या देखनी है कि इनका विकास कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, इसका विकास कब हुआ, क्योंकि आपको पता है हर एक खनिज संसाधन जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड के अंतर्गत डेवलप हुआ है। भाई ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक ही टाइम में सारे के सारे खनिज डेवलप हो गए होंगे। ये तो ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं पूछूं खनिज संसाधन कौन सा, तो आयरन है, तो उसे आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर है तो वो खान भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसका विकास कैसे हुआ और कब हुआ ये चीजें आप नहीं देख पाइएगा। तो इनका यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। इसी से आपका पहला टॉपिक जुड़ता है। पहला टॉपिक आपका किससे जुड़ेगा, जिसमें आप जान पाइएगा कि खनिज संसाधन कौन कौन से होंगे, इनका वितरण किस क्षेत्र में हो सकता है, उस क्षेत्र में इनका विकास कैसे हुआ होगा, और उस क्षेत्र में इनका विकास कब हुआ होगा, यानी टाइम पीरियड कौन सा होगा। टाइम पीरियड का मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा। टाइम पीरियड का मतलब मोटा मोटा उसमें मिलियंस का गैप रहेगा, ऐसे आप मतलब एक मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा, उसमें आइडिया आपको मिल जाएगा। तो इससे संबंधित जो आपका टॉपिक रहेगा वो कौन सा होगा बताइए। अरे वही तो लिखा था पहले, वही तो अंडरलाइन करवाया, क्या बताया था, भूगर्भीय संरचना। उस क्षेत्र में आपको किसका अध्ययन करना पड़ेगा। और एक चीज और बता दूं, इसमें कई एक टॉपिक हैं। जैसे पहला टॉपिक क्या है, भारत में और खासकर प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भिक संरचना, तो उसका अध्ययन आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, खनिज पेटियों के बारे में पढ़ेंगे, और परसों की क्लास में संपूर्ण खनिजों का वितरण हम लोग देखेंगे। 3 दिन की क्लास है, मतलब उसको ऐसे संक्षिप्त तरीके से छोड़ सकते हैं, तो नोट करो। और इसमें साथ साथ नोट करना है, खनिज पेटियां मैं आपको नोट करवा दूंगा कॉपी पर, इसमें बोर्ड में जो भी लिखूंगा वो आपको नोट करना है। और आपसे हम बोलना चाहूँगा कि आप जब कराना ना मिनरल्स वाला, तो आप मैप के आधार पर उसमें इंडिकेट कराना तो बेटर तरीके से। वो मैंने बताया था, जो वितरण होगा डिस्ट्रीब्यूशन वो मैप के आधार पर ही करवाया जाएगा, उसके लिए आप निश्चित रहो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, और बीच में कोई टोकेगा नहीं, वरना फिर मैं जो आगे के लिए सोच के रखता हूँ उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पैदा होता है। क्या बता रहा था, भूगर्भिक संरचना। इसके लिए आपको किसका अध्ययन करना होगा, भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना होगा।
और भारत में खनिज संसाधनों के संदर्भ में जब हम लोग भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो मुख्य रूप से किसे आधार बनाएंगे? साथ साथ नोट की प्रायद्वीपीय जो पठार का क्षेत्र होगा इसे यहाँ पर हम लोग आधार बनाएंगे। इसी क्षेत्र में भारत में मुख्य रूप से खनिजों का वितरण पाया जाता है। भूगर्भिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है इसके लिए यूज किसका किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लिखो जरा, भूगर्भिक मापक्रम, इंग्लिश वाला शब्द आप लोग परिचित होंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल का प्रयोग किया जाता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अध्ययन करना पड़ेगा। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अध्ययन हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि भाई इसका अध्ययन आपको क्यों करना है? बताओ, निर्माण का आधार पता होगा। इसका अध्ययन आपको क्यों करना है? एक ही समय पर इसका अध्ययन इसलिए करना है क्योंकि उस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना का आपको अध्ययन करना है। और भूगर्भिक संरचना का अध्ययन आपको क्यों करना है? क्योंकि उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानी संरचना को समझना है। क्या समझना है बताइए? उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानी संरचना को समझना है। और चट्टानी संरचना को आपको क्यों समझना होगा? क्योंकि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों का अध्ययन हम लोगों को कंप्लीट करना है कि नहीं? तो यहाँ पर आपका बेस टॉपिक कौन सा होगा? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये आप एक हेडिंग लगाइए और इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो वैसे तो ये टॉपिक सीधे सीधे भी स्टार्ट किया जा सकता है। सीधे सीधे का मतलब आप समझ गए। मैं खनिज संसाधनों का वितरण, एक तो खनिज संसाधन बताता कितने प्रकार के होते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बता देता, लेकिन फिर उसमें आधे से ज्यादा जो मेन चीज है वो आपकी छूट जाती है। हेडिंग लगाइए, साथ के साथ करिएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज में आओ, तो यहाँ पे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल वैसे तो बहुत इजी है। इसमें आपके लिए समस्या एक ये होगी कि इसमें नाम बहुत कठिन है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अध्ययन करते समय यहाँ पर कुछ कालखंडों के बारे में हम लोगों को जानना होता है, जिसमें जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है इसे क्रोन कहा जाता है। देखो कई किताबें पढ़िएगा वहाँ पर इयॉन भी लिखा गया है, मैं इसे क्रोन लिख रहा हूँ, CHRON, साथ ही साथ नोट को इसमें अलग से कुछ नहीं है। तो आप समझिए कि क्रोन क्या है? ये एक बड़ा सा टाइम का पीरियड है, बहुत बड़ा कालखंड है, जिसे नाम क्या दिया गया है? क्रोन बोला गया है। क्रोन के बाद आपने किसका नाम सुना होगा? बताओ। क्रोन के बाद जाइएगा तो एरा। क्रोन को किसमें बांटा गया है? एरा के अंतर्गत बांटा गया है। हिंदी में इसे महाकल्प कहा जाता है, लेकिन आप एरा ही समझो, ठीक है ना? इसी तरीके से एरा को हम लोग किसमें बांटते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसे बांटा जाता है पीरियड के अंतर्गत। पीरियड, देखो मैं इसीलिए साफ साफ लिख रहा हूँ, आप साफ के साथ नोट करो। इसे किसमें बांटा जाता है? पीरियड। पीरियड को कल्प कहते हैं, जैसे महाकल्प हो गया तो इधर कल्प हो जाएगा। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा इपॉक, EPOCH, इपॉक। किसको? क्रोन को मैंने आपको बता दिया कि क्रोन को क्रोन ही कहा जाएगा। बुक्स पढ़िएगा, हिंदी में इयॉन लिखा गया, वो भी मतलब इंग्लिश वाले, तो इससे बढ़िया यही आप जान लो। और इपॉक को युग कहा जाए, जो आपने युग बोला था ना, वो आपका इपॉक हो जाएगा। तो इतने आप समझ लीजिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कुछ आपको क्रोन देखने को मिलेंगे। बुक्स पढ़िएगा, क्रोन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे मोटे तौर पर 2 ही भागों में बांट के पढ़ाऊंगा। फिर जो यहाँ पर क्रोन होंगे, क्रोन को किसमें बांटा जाएगा? एरा के अंतर्गत। और जो यहाँ पर एरा लिखूंगा उससे किसमें बांटा जाएगा? पीरियड में। और जो यहाँ पर पीरियड होंगे, पीरियड को भी आगे चलकर हम लोग किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यहाँ पर आपको इपॉक देखने को मिलेगा, ठीक है ना? अब क्रोन जो है इसे हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये ऐसा टॉपिक है जिसे आप ज्योग्राफी के अंतर्गत 10-15 बार भी पढ़ सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि जितनी भी चीजें पृथ्वी की सतह पर विकसित हुई हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, वो किसी न किसी कालखंड में ही विकसित हुई हो, और वो कालखंड आपके इसी प्रकार से बांटे जाते हैं। जैसे आज हम लोग केवल ये समझेंगे कि किस कालखंड में कौन सी चट्टान विकसित हुई है। इसी तरीके से कोई भी चीज को आप आधार बना सकते हैं और इस टॉपिक का सहारा लेकर उसका अध्ययन कर सकते हैं, है कि नहीं भाई? कोई भी चीज ले लीजिए, टाइम पीरियड तो वही आपका रहेगा, अलग तो है नहीं। ओरिजिनेशन ऑफ द लाइफ इसी पर बेस्ड तो कुछ भी आप देख लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए। तो क्रोन को हम लोग बांटेंगे 2 आधार पर। लिखो जरा, लिखो। जीवन की, ये आपको इधर दिखे ना, ये हटा दो, दिख रहा है इधर। लिखो, जीवन की उपस्थिति के आधार पर, जीवन की उपस्थिति के आधार पर,
उपस्थिति के आधार पर लिखो क्रोम को 2 भागों में बांटा जाता है। साथ ही साथ भी लिखिएगा, ये टॉपिक ऐसा है जो साथ के साथ आपको करना है। क्रोम को कितने भागों में हम लोग बांटेंगे? 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर आपको केवल एक चीज ये ध्यान देनी है कि ये जो है ये टाइम पीरियड की सबसे बड़ी इकाई है, और ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो ये ड्यूरेशन लगातार छोटा होता चला जाएगा। वो समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये 2 भाग कौन कौन से होंगे? अब देखो, एक शब्द है जू, उससे आप सभी लोग परिचित होंगे। जू शब्द जहाँ पर आता है इसका मतलब उसका संबंध हम लोग लाइफ से लेते हैं, मतलब जीवन से लेते हैं। ठीक है, चलो अच्छा नोट करो। तो क्रोन में पहला आपको कौन सा देखना है? पहले को आप नोट करिएगा, एरा के नीचे ना जाए, इसके सामने ही रह जाए। पहला आप लिखिएगा एजोइक। ये जू से शब्द जोइक बना है। जोइक का मतलब जीवन से संबंधित है, और पहले ए लगा दिया, इसका मतलब उसका एंटोनिम मिल गया। एजोइक इसका मतलब एक ऐसा क्रोन होगा जहां पर जीवन का किसी भी प्रकार का साक्ष्य देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो एजोइक का बिल्कुल लास्ट वाला फेज होगा वहां पर आपको जीवन के साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई एजोइक से फेनेरोजोइक पर जाइएगा। देखो, मैंने बताया कि इसमें नाम थोड़े से जटिल होंगे भाई। अब इसका कुछ हिंदी तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और ये आपकी मजबूरी है कि वो पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, तो नाम आपको देखना ध्यान से, और इनको कोई रटेगा नहीं, कोई याद नहीं करेगा। जब मौका मिले तो इनके दर्शन करने, मतलब एक बार आपको देख लेना है, ठीक है? जोइक से ना तो लाइफ से संबंधित हो जाएगा। चलो, तो एजोइक का मतलब आप समझ गए। एक ऐसा क्रोन होगा या इतिहास का एक ऐसा बड़ा सा कालखंड होगा जहां पर आपको जीवन देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको पता है इसका जो अगला कालखंड आता है उसे फेनेरोजोइक कहा जाता है, और फेनेरोजोइक का जो पहला पार्ट होता है यानी फेनेरोजोइक क्रोन के अंतर्गत जो पहला आपको एरा देखने को मिलेगा उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। आप प्री कैम्ब्रियन नहीं, कैम्ब्रियन बोलते हैं, क्योंकि एजोइक के अंतर्गत जो एरा आएगा उसे अभी हम लोग नाम देंगे प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? फेनेरोजोइक में कैम्ब्रियन लिखेंगे, और ये जो टाइम पीरियड होगा ये कैम्ब्रियन से पहले का होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? प्री कैम्ब्रियन यहाँ पर हो जाएगा। तो प्री कैम्ब्रियन के अंतिम फेज में जीवन के साक्ष्य भी हम लोगों को प्राप्त होंगे। ये अभी आपको नहीं समझ आएगा। जब एजोइक के अंतर्गत चट्टानों का विकास बताऊंगा तो इसमें जो अंतिम चट्टान विकसित हुई उसे हम लोग विंध्यन के नाम से जानते हैं। आपको पता, विंध्यन जो होती है एक रॉक का टाइप होता है। विंध्यन जो चट्टानें प्राप्त हुई हैं वहां से हम लोगों को जीवन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। विंध्यन एक प्रकार की अवसादी चट्टान होती है। अगर पहचानना हो तो जहां जहां विश्व में चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर मिल जाए, आप समझिए वहां की चट्टानी संरचना कैसी होगी? कैसी हो जाएगी? विंध्यन हो जाएगी। बिल्कुल सही आपने बताया। तो देखो एजोइक हो गई। एजोइक का मतलब यहाँ पर क्या होगा? आप ब्रैकेट में नीचे लिखो नो लाइफ, यानी यहाँ पर आपको जीवन का साक्ष्य देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सही से लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखना, आगे वाला सब छूट जाएगा, क्योंकि एक ही एक मैं आपको बताऊंगा। समय फिर वो टेबल बना भी नहीं पाऊंगा। हाँ, आप कहीं, अरे आगे भी लिख सकते, कोई समस्या नहीं। दूसरा यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे एक पहला कौन सा आपको बताएगा? एजोइक, और दूसरा कौन सा होगा? लिखो फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक देखो, PHANEROZOIC। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, PHANEROZOIC। समझ आ रहा है? फेनेरोजोइक आप बोल दिए, हम लिख लिए। यहाँ पर आप लिखो विद लाइफ। यानी ये एक ऐसा कालखंड होगा जहां पर आपको जीवन के साक्ष्य भी देखने को मिलेगा। होगा कि नहीं होगा? चलो, अब एजोइक के अंतर्गत जो आपका एरा आएगा इसका नाम होगा प्री कैम्ब्रियन। एक ही इसमें एरा आता है, मतलब एक ही महाकल्प इसके अंतर्गत आता है। लिखिएगा प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, बस अब ज्यादा नहीं लिखना है आपको। नोट कर लिया? अगला नोट करो, फेनेरोजोइक के अंतर्गत, अभी यहाँ पर नहीं, फेनेरोजोइक के अंतर्गत आपको 3 एरा। देखो, अभी पीरियड पर आपको नहीं जाना है, यहाँ पर पीरियड के बारे में अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, बस एरा पे जाके आपको रुक जाना है। फेनेरोजोइक के अंतर्गत आपको 3 एरा देखने को मिलेंगे, और ये 3 एरा कौन कौन से होंगे बताइए? हाँ,
यही तो है वो, मतलब वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक पुरातन है, एक मध्य वाला है और एक न्यू टाइप का है। तो कौन कौन से होंगे? मध्य और पैलियोसीन हो जाएगा और मेसो, और कौन सा हो जाएगा? न्यू। बताओ भाई। मायो यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं। चलो अच्छा नोट करो। एरा के अंतर्गत आपको फेनरोजोइक के अंतर्गत पहला नोट करना है, लिखिएगा पैलियोजोइक। पैलियो का मतलब क्या होता है? पुराना होता है। पैलियोजोइक जैसे हम लोग पैलियो क्लाइमेटिक अध्ययन करते हैं, कहाँ पर आपने पैलियो क्लाइमेटिक अध्ययन किया होगा? कहीं पर किया है कि नहीं? अरे पैलियो क्लाइमेटिक स्टडी आपने कहाँ पर पढ़ी है? जो नहीं होता है जीवन, जब पहले पढ़ाई जाती थी युग के बारे में, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। आपने एक स्टडी की है फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ रहे होंगे, पैलियो क्लाइमेटिक स्टडी, ये तो एक बहुत बड़ा एविडेंस के रूप में आपने लिया होगा। चलो अच्छा लिखो मीजोजोइक। हाँ कोई मुझे लग रहा सही बता रहा है। कहाँ पर पढ़ा है? जब आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़ी होगी और वहां पर वेगनर महोदय के द्वारा दिए गए कुछ साक्ष्यों का अध्ययन किया होगा, तो उनका एक एविडेंस था पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस। ये भी तो मतलब वहां पर पढ़ा, ये वही वाला पैलियो है। और तीसरा कौन सा नोट करिएगा? तीसरा लिखो सीनोजोइक। सीनोजोइक, पैलियोजोइक हो जाएगा, मीसोजोइक हो जाएगा और सीनोजोइक हो जाएगा। सीनोजोइक हो जाएगा। तो प्री कैम्ब्रियन जो एरा होगा वो इन सब में सबसे पुराना हो जाएगा। और अभी तक जो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा उसमें सीनोजोइक क्या होगा, ये सबसे बाद का हो जाएगा। एक चीज और, जब आप किताबें पढ़िएगा तो उसमें उल्टी तरफ से लिखा गया, उसमें वर्तमान से पीछे की तरफ जाते हैं। हम लोग क्या है, बहुत पुराने समय से आज की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब सीधा सीधा यहाँ पर कर रहे हैं। पहली हेडिंग आप लगाइए प्री कैम्ब्रियन। इसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं हैं वो घर जाके आप पढ़िएगा। हम लोग केवल यहाँ पर चट्टानों के विकास का क्रम पढ़ेंगे, कौन कौन सी चट्टानी संरचना का विकास हुआ। देखो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के अंतर्गत विकसित चट्टानी संरचना है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, भाई एरा को मतलब हम लोग महाकल्प बोलते हैं, तो हिंदी में लैंग्वेज है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के अंतर्गत विकसित चट्टानों का विकास क्रम। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इनका रॉक डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आपको याद होगा कि आयु के आधार पर पर्वत भी मैंने आपको बताया था जब मैपिंग कर रहे थे, तो जिस पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पुरानी चट्टानें पाई जा रही थी उस चट्टानी संरचना को नाम क्या दिया गया था, उसे आर्कियन कहा गया था। बताइए क्या कहा गया था, आर्कियन। और जिस पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत सबसे नई चट्टानें पाई गई थी उसे नाम क्या दिया गया था, सोच के बताओ, ये तो आप ही को करना है। देखो रॉक डेवलपमेंट किस टाइम पीरियड में देखना है, प्री कैम्ब्रियन एज के अंतर्गत देखना है। रॉक डेवलपमेंट के अंतर्गत जो सबसे पहला चट्टान यहाँ पर विकसित होगा उसे किस नाम से जाना जाता है, लिखो आर्कियन। आर्कियन, आर्कियन का नाम आपने सुना होगा और नाम से ही लग रहा होगा कि आर्कियन का मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा पुराना होगा। भाई ये सब क्या मतलब एक नंबर वो क्या अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है, पूरे कालखंड को जो भी चीजें डेवलप हुई हैं वो केवल दो ही भागों में विकसित हुई हैं। एक इतिहास का ऐसा कालखंड है जिसे एजोइक कहा गया, यहाँ पर आपको जीवन के साक्ष्य नहीं मिलेंगे, और एक इतिहास का ऐसा कालखंड होगा जहां पर आपको जीवन के साक्ष्य मिलेंगे जिसे यहाँ पर फेनरोजोइक लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखो जो एजोइक है इसे भी आगे चलकर, भाई मैंने बताया कि क्रोन को एरा में बांटा जाता है, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर एजोइक को देखिएगा तो इसका एक ही एरा देखने को मिलेगा, इस एरा को हम लोग क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। इसी तरीके से फेनरोजोइक को देखिएगा तो इसे 3 महाकल्पों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। एक कौन सा होगा, पैलियोजोइक होगा, मेसोजोइक होगा और कौन सा, सीनोजोइक हो जाएगा। भाई पहला हम लोगों का कौन सा है, एजोइक है। पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एजोइक से स्टार्ट करेंगे। एजोइक में पहला एरा कौन सा होगा, प्री कैम्ब्रियन, तो प्री कैम्ब्रियन हम लोग पहले पढ़ेंगे। और प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत हम लोगों का टॉपिक क्या है, हम लोगों को खनिज संसाधनों को समझना है और उनका वितरण समझना है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी चट्टान इस टाइम पीरियड के अंतर्गत डेवलप हुई है और उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा के अंतर्गत चट्टानों का किस प्रकार से विकास हुआ है, ये है। और इसमें सबसे जो देखो दिक्कत यही रहती है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कुछ लोगों ने नहीं बताया था कि सर वो आपका बहुत कम ही समझ आता है, ढूंढ के टॉपिक जो सबसे नहीं गंदे टाइप के होते हैं वो दे दिए जाते हैं।
उसमें कुछ सीधा सीधा होता ही नहीं है, तो अब उसमें मजबूरी रहती है कि वो नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब आप वो बता रहे थे रॉक के बारे में बता रहे हैं ना, तो बस इतना समझ में आ गया। अब ठीक है, आपने लिख लिया। अरे भाई हम लोग सब थोड़ी ना देखेंगे, ऐसे तो यहाँ पर हजारों चीजें विकसित हो रही होंगी पृथ्वी पर, आपको केवल चट्टान अपना फोकस करना है। देखो, तो प्री कैम्ब्रियन एरा के अंतर्गत जो सबसे प्राचीन चट्टान बनी वो कौन सी होगी, उसका नाम आर्कियन हो जाएगा, तो इन्हें हम लोग आर्कियन समूह की चट्टानें कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा, अब इसके नीचे मैं नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा, आप लोग इसके नीचे थोड़ा गैप दीजिएगा, मतलब पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको आर्कियन लगाना है हेडिंग, ठीक है ना, फिर थोड़ा सा गैप देके यहाँ पर 4 नाम आपको लिखने हैं। आर्कियन के बाद क्या होगा, और ये बिल्कुल क्रम से है, क्रम से ऐसे होगी कि जब आर्कियन चट्टान टूटेगी, इससे जो अवसाद प्राप्त होंगे उससे दूसरे नंबर की चट्टान आपको देखने को मिलेगी, फिर जब ये चट्टान टूटेगी तो इससे तीसरे नंबर की चट्टान बनेगी, और तीसरे से चौथे नंबर की। आप समझ गए। आर्कियन के बाद आप मुझे बताया धारवाड़, बिल्कुल से बताया आपने, धारवाड़। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी होगी, तो आप क्या बताएंगे, धारवाड़ बताएंगे। और यहाँ पर इसका मतलब कौन सी चट्टान आएगी, जो मौलिक चट्टान, और मौलिक चट्टानें कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टान। वे फंडामेंटल लॉक कौन सी होती है, आग्नेय। तो यहाँ पर आपको ग्रेनाइट और नीस देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान देखने को मिलेगी, फिर इसके बाद यहाँ पर अवसादी चट्टान देखने को मिलेगी, फिर लास्ट में एक ऐसी अवसादी चट्टान मिलेगी जहाँ पर जीवन के साक्ष्य भी होंगे। मैंने क्या बताया था कि प्री कैम्ब्रियन के लास्ट में जो भी संरचनाएं डेवलप हुई हैं उसमें जीवन के साक्ष्य भी देखने को मिल जाएंगे। तो धारवाड़ के बाद आप नोट करो कुडप्पा। आर्कियन को आर्कियन क्यों कहा गया है, क्योंकि सबसे पुरानी हो गई। धारवाड़ को धारवाड़ क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत में धारवाड़ क्षेत्र में इस प्रकार की चट्टानें बड़े पैमाने पर मिली। धारवाड़ एक जिला है कर्नाटका का, कह सकते कि इसके टूट से उसका निर्माण हुआ, तो उसे क्या धारवाड़ बोलेंगे। हाँ, क्योंकि माना जाता है प्रारंभिक के ही रॉक के कारण उसका निर्माण। हाँ वो तो सही बात है, लेकिन धारवाड़ का नामकरण कैसे हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। धारवाड़ जिला है, वो धारवाड़ कर्नाटक का जिला है, वहां पर इनके ऊपर सबसे पहले रिसर्च किया गया और बड़े पैमाने पर वहां से प्राप्त की गई। जैसे वे कुडप्पा को कुडप्पा क्यों कहा गया, क्योंकि इस प्रकार की चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला से बड़े पैमाने पर प्राप्त की गई है। लेकिन ये हम ये पूछना चाह रहे हैं कि चलो ये हमारे देश की बात है तो हमने लोकेशन के आधार पर रख दिया, लेकिन अगर अदर कंट्री अदर में होता तो अदर नाम होते। चलो एक चीज और बता दूं, इस प्रकार का स्पेसिफिक स्टडी वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको नहीं करना होता। आर्कियन धारवाड़, इसके बाद क्या लिखिएगा, कुडप्पा हो जाएगा। इनका क्रम आपको जरूर ध्यान रखना। और कुडप्पा के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा बताइए, विंध्यन। अभी नाम बताया था आपको, विंध्यन हो जाएगा, बिल्कुल से बताया, लिखो विंध्यन, विंध्यन हो जाएगा। विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र में जहां पर आपको लाल बलुआ पत्थर के साथ चूना, ये इधर का दिख रहा है, ये विंध्यन लिखो, विंध्यन लिख लो, विंध्य पर्वत वाला जो अपना विंध्यन, नोट कर लिया, फटाफट लिखो, हो गया। चलो पहली हेडिंग आर्कियन है, इसके अंतर्गत आपको चीजें जो है वो नोट करना है, लिखना शुरू लिखो जरा। आर्कियन के अंतर्गत लिखो, यह सबसे पुराना पुराना की जगह पुरानी, हाँ पुरानी, अरे कोई बात नहीं, चलता रहता है, क्या फर्क है उसमें, मतलब नहीं वो मतलब हिंदी ग्रामर की होती है, हम लोग सोचते हैं, उसमें पूछा जाता है। देखो यह सबसे पुरानी चट्टानी संरचना है, सबसे पुरानी चट्टानी संरचना है, सबसे पुरानी चट्टानी संरचना है। बताइए इसमें जीवन के साक्ष्य होंगे कि नहीं होंगे। देखो हम लोग अभी कहाँ पर हैं, एजोइक में हैं, और एजोइक का एरा है प्री कैम्ब्रियन, और प्री कैम्ब्रियन का बिल्कुल आरंभ हो रहा है, तो यहाँ पर तो जीवन के साक्ष्य बिल्कुल ही नहीं होंगे। इसके लास्ट फेज तक आप देखिएगा तो जीवन विकसित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जीवन जो होता है वो एकदम से थोड़ी प्रकट हो जाता है, उसका धीरे धीरे विकास होता है। तो अगर यहाँ पर जीवन आया तो एकदम से थोड़ी ना आएगा, उसका विकास पहले से ही आरंभ होगा, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपको उधर देखने को मिलेंगे। तो आर्कियन के अंतर्गत पहली विशेषता क्या लिखी थी, कि सबसे पुराना। आगे लिखो, इसमें जीवन का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, जहां पर ऐसी चट्टान मिलेगी वहां पर जीवन का कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा। और लास्ट क्लास में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि 100 क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रीलिम्स के आप देख रहे होंगे, हर टॉपिक का लास्ट में मैं आपको दे देता हूं, वो मिलेंगे, उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जीवन का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। आगे इसमें ये थर्ड पॉइंट होगा, पहले क्या सबसे पुराना हो गया, जीवन का साक्ष्य नहीं होगा। तीसरा लिखो, लेकिन इसमें फंडामेंटल लॉ को हम लोग क्या कहेंगे, हाँ लिखो, इसकी संरचना
इसकी संरचना आधारभूत चट्टान से बनी होती है। आधारभूत चट्टान का मतलब जो पेरेंट रॉक एकदम से होगी, फंडामेंटल रॉक होती है, आधारभूत चट्टान से बनी होती है। और आधारभूत चट्टान आपको पता है कौन सी होती है, जो पृथ्वी के निर्माण के समय आपको सतह पर देखने को मिलेगी। कौन सी हो जाएगी? तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी उस समय मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक तो खैर मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी तो किसी और टीचर ने पढ़ाया होगा, लेकिन उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति का जब टॉपिक पढ़िएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि पृथ्वी पहले एक आग का गोला हुआ करता था और यहाँ पर हजारों लाखों वर्षों तक केवल ज्वालामुखी प्रक्रिया ही होती रही। और ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें पृथ्वी के भूगर्भ से निकलकर वायुमंडल में निक्षेपित हुई। फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ, मतलब जो वायुमंडल था, और वायुमंडल ठंडा होने से फिर धीरे धीरे यहाँ पर संघनन हुआ। फिर हजारों लाखों वर्षों तक केवल और केवल पृथ्वी पर वर्षा ही होती हुई, जैसे पहले केवल ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई, यहाँ पर वर्षा हुई, उससे पृथ्वी ठंडी हुई और सिकुड़ी हुई। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर महासागर और कहीं कहीं पर महाद्वीप, जो ऊंचे उठे हुए भाग थे जो कि महाद्वीप थे, यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान ग्रेनाइट संरचना का विकास हुआ। और जब ये बहुत पुराने होकर अपरदित हो गए और इनका रूपांतरण हुआ तो वहीं पर आपको नीस भी प्राप्त होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ग्रेनाइट जो होती है वही बाद में नीस में भी तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से जो महासागर के तल थे वे सभी बेसाल्ट चट्टानी संरचना से भी है। वैसे मैंने आपको बताया था कि जो महाद्वीप के भाग होते हैं वहां पर भी ग्रेनाइट के स्थान पर पाए जाते हैं बेसाल्ट। ऐसा क्यों होता है, ये अभी जब हम लोग फेनेरोजोइक पढ़ेंगे तो ये बाद की प्रक्रिया यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो क्रिटेशियस आपने सुना होगा, क्रिटेशियस के अध्ययन के समय आपको देखने को मिल जाएगा। चलो अच्छा, क्या नोट किया था कि सबसे पुराना आधारभूत चट्टान पाई जाती है। देखो जो कि चट्टान क्या है, चट्टानों से होती है निर्माण, इसकी संरचना। हाँ ठीक है, मतलब चट्टान बनी होती है, पाई जाती है, वो सब सेम ही चीज है। आगे लिखो जो कि वो तो जितनी बार रुकेंगे बोलेंगे वो कुछ ना कुछ अलग ही होगा, भाव मतलब नहीं बदलना चाहिए। लिखो जो कि ग्रेनाइट तथा नीस होती है, जो कि ग्रेनाइट तथा नीस है। ग्रेनाइट लिखिएगा, नीस GNESS, ग्रेनाइट तथा नीस होती है। ग्रेनाइट और कौन सी होगी, नीस हो जाएगी। मतलब ग्रेनाइट तो फंडामेंटल होगी और ग्रेनाइट ही तब्दील होकर किसमें बन सकती है, नीस हो जाती है। और हम लोगों को पता कि यह दोनों ही चट्टानें आग्नेय चट्टानें होंगी कि नहीं भाई। और आग्नेय चट्टान का मतलब क्या है, पृथ्वी के भूगर्भ से मैग्मा निकल के आया होगा, और मैग्मा निकलने का मतलब ये कि भूगर्भ के अंतर्गत जो भी धातुएं होंगी वो पिघल कर इसके साथ आ जाएंगे, यानी जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक खनिज होंगे वो इसमें पाए जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर स्ट्रक्चर वाइज देखिएगा तो आग्नेय चट्टान बहुत कठोर भी होती है, यानी इस प्रकार की चट्टानी संरचना को माइन करके वहां से खनिज को निकालना बहुत ही कठिन होता है। जब कोई चट्टान रूपांतरित हो जाती है तो पहले की तुलना में और ज्यादा कठोर और कॉम्पैक्ट हो जाती है, यानी नीच से अगर खनन करके खनिज निकालिएगा तो और भी जटिलता होगी कि नहीं होगी। इसके अलावा मैंने बताया था कि यह सबसे पुरानी चट्टानें हैं। पुरानी चट्टानें होने का मतलब ये होगा कि बाद में निक्षेपण की प्रक्रिया इस चट्टानी संरचना के ऊपर लंबे समय तक हुई होगी, यानी ये पृथ्वी पर बहुत नीचे की तरफ दब दी गई होगी, यानी ऊपर वाली सतह पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, यानी यहाँ से खनन कार्य करना और भी कठिन हो जाएगा। यानी इनका आर्थिक महत्व तो होता है, लेकिन यहाँ से जो भी खनिज प्राप्त होते हैं उनका दोहन करना बहुत ही कठिन होता है। होगा कि नहीं होगा, तो की तुलना में लागत ज्यादा है। लिखो जरा, क्या लिखा था आपने, ग्रेनाइट तथा नीस आगे। हाँ, मतलब फंडामेंटल रॉक के रूप में पाई जाती है। आगे आप नोट करो, लिखो इन चट्टानों का आर्थिक महत्व होता है। आर्थिक महत्व इनका होता है क्योंकक्योंकि भाई वो खनिज वगैरह तो मिलते ही हैं। आर्थिक महत्व होता है क्योंकि इसमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं, खनिज संसाधन पाए जाते हैं। आगे लिखो, परंतु कायांतरण, ये चट्टान जो है वो पढ़िएगा, मतलब उसमें टाइप पढ़िएगा तो एक मेटामॉर्फिक ब्लॉक आपको मिलेगी। लिखो, परंतु इनके कायांतरण के उपरांत, छूट जाता, कायांतरण मतलब इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था ना कि ताप और दाब की संयुक्त प्रक्रिया से चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है, और ताप और दाब दोनों ही यहाँ पर एक लिमिट में लगते हैं, क्योंकि अगर किसी चट्टान के ऊपर अधिक मात्रा में ताप का प्रयोग करिएगा तो चट्टान पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद आपको मैग्मा मिलेगा, और मैग्मा से जो चट्टान मिलेगी वो इग्नियस बन जाएगी। होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से
अगर दाब बहुत ज़्यादा अप्लाई करिएगा तो फिर एक बार चट्टान टूट जाएगी, और इस बार चट्टान अवसादों में टूटी है तो फिर आपको अवसादी चट्टान मिल जाएगी। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर ताप और दाब दोनों ही संतुलन में रहेगी, यानी चट्टान टूटेगी भी नहीं और चट्टान पिघलेगी भी नहीं, केवल और केवल उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि चट्टान जो है वो रूपांतरित हो गई है या कायांतरित हो गई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और टाइम से आया करो। अरे सर जाम में बस गया था जब अपनी थोड़ा सा हमारी हमारे बाइक लेनी है, बड़ी धीरे धीरे खाना बनाती है, 9 बजे बनाते बनाते 1 बजा दिया। अरे हेल्प कर दिया करो, उसमें क्या है। 62 साल की मतलब क्या है यार, उम्र कोई पूछ रहा है क्या? मतलब नहीं मैं 2-3 लेट कराया, मैंने कहा उनसे। मैं ताऊ से मिलूंगा, बोलूंगा नया कर दो ताकि हेल्प करा दिया करें। हाँ बताया ना। और क्या डिस्काउंट करवा लिया करो अपना जो भी हो। अच्छा भाई 65 का मतलब नहीं है, यही तो है, उन्हें भी सहयोग हो जाएगा कि आपको 100-200 कम मिलेंगे उन्हें। चलो अच्छा आगे मत करो। तो आपने क्या लिखा था? कायांतरण के उपरांत। कायांतरण के उपरांत यह अत्यधिक कठोर हो जाती है, अत्यधिक कठोर हो जाती है तथा अत्यधिक कठोर हो जाती है तथा इस प्रकार की चट्टानों में खनिज संसाधन नीचे की परतों में भी चले जाते हैं, जिससे इनका दोहन अत्यधिक कठिन हो जाता है। जिससे इनका दोहन क्या होता है? अत्यधिक कठिन हो जाता है। तो ये आपकी सबसे पुरानी चट्टान हुई, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जाना जाता है? आर्कियन के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि एजोइक के प्री कैम्ब्रियन एरा का ये बिल्कुल आरंभिक चरण है, तो यहाँ पर कोई भी जीवन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको फंडामेंटल लॉग देखने को मिलेंगी, यानी जो भी चट्टानी संरचना मिलेगी वो आग्नेय ही होगी। जैसे हिमालय पर्वत है, वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि नई चट्टानें पाई जाती हैं। अभी हम लोग देखेंगे, आप लोग जानते हैं कि जो टर्सरी एक काल हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। टर्सरी का मतलब जो तृतीय काल था, उसमें हिमालय पर्वत की उत्पत्ति है, जो कि विश्व की एक नवीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। लेकिन उसकी भी जड़ में देखिएगा तो आपको आर्कियन प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेगी। आपको कि पूरा हिमालय उखाड़ के फेंक दो फिर आर्कियन से खनिज निकालो, तो ये फिर मतलब ऐसे थोड़ी चलता है ना। ऐसे मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग हो सकते हैं कि उसमें दिक्कत ही क्या है, मतलब खनिज तो खनिज ही वहीं से प्राप्त कर लो। टेक्नोलॉजी भाई अपडेटिंग पर है, हो जाएगा भाई अवतार मूवी में दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं, तो यहाँ हिमालय तो खोद ही सकते हैं। लेकिन फिर एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी, आइसोस्टेसी पढ़ी है मैंने, आइसोस्टेसी भूस्थितिकी, ये तो जरूर पढ़ा होगा। तो भी भूस्थितिकी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब इस प्रकार से बड़े लैंडमास को आप कभी छेड़ते हैं, जैसे हिमालय को उसके स्थान से विस्थापित करिएगा, तो पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े संकट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने भी आपको कोयना बांध वाला बताया, वहाँ पर बांध बना के और बहुत ज़्यादा जल भर दिया गया, तो पृथ्वी ने स्वयं को संतुलित किया, और संतुलित करने के चक्कर में उस क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए, है कि नहीं भाई? तो आइसोस्टेसी भी काम करेगी। खनिज के चक्कर में पता चला हिमालय खोद डाला, इधर उधर फेंक दिया, फिर पृथ्वी ने अपने आप को संतुलित किया और सब कुछ तबाह हो गया पृथ्वी पर। तो खनिज लेके बैठो फिर भाई अपना, और उधर ही दफन हो गए। और क्या। चलो अच्छा आगे लिखो, क्या लिखा था? अत्यधिक कठिन हो जाता है। अत्यधिक कठिन हो जाता है। अगला लिखो, दूसरा कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ हो जाएगा। देखो जो आर्कियन प्रकार की चट्टान थी, इस पर 2 प्रक्रिया मैंने भी आपको बताई थी संक्षेप में। एक वेदरिक बताया गया था, अपक्षरण, और दूसरा क्या बताया गया था? अपरदन। ये दोनों किसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़े थे बताइए? जब अनाच्छादन डेनुडेशन बताया गया था। अपक्षरण और अपरदन से क्या होता है? किसी भी चट्टानी संरचना के अंतर्गत क्या होता है? विघटन होता है, और इसमें क्या होता है? वियोजन होता है। विघटन और वियोजन का मतलब क्या होता है? विघटन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि चट्टानी संरचना टूट जाती है, वियोजन। और वियोजन का मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन आता है। होगा कि नहीं होगा भाई? अपक्षरण और अपरदन के दौरान क्या होता है? कोई भी चट्टानी संरचना टूटती है, और टूटने के बाद अपरदन के कारकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब कोई अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो फिर से टूटेगा, फिर उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा।
तो अपक्षरण और अपरदन की संयुक्त प्रक्रिया से यहाँ पर क्या होगा, चट्टानी संरचना में विघटन और विभोजन होगा। और इस प्रक्रिया के उपरांत आपको क्या मिलते हैं, बताओ? आपको अवसाद देखने को मिलेगा। मतलब कोई चट्टान होती है, उसके टूटे जो पार्ट होते हैं उन्हें तो हम लोग अवसाद बोलते हैं। वो पूरा मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, आप याद करो। मैंने बोल्डर से लिखा था और बोल्डर से लेकर मड तक मैंने आपको बताया था, अगर याद मिट्टी वाले टॉपिक में, सॉइल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इन अवसादों से ही यहाँ पर एक नई चट्टान का जन्म होता है और इस चट्टान का नाम यहाँ पर क्या होगा, धारवाड़ हो जाएगा। तो लिखो जरा, आप कहीं पर आप ऐसा करो कि मतलब ये जैसे एरो यहाँ पर देके और इसमें आप ये वाली प्रक्रिया बना लीजिए कि भाई ऐसे विघटन वियोजन यहाँ पर काम करते हैं, जो अवसाद मिलते हैं फिर उससे धारवाड़ संरचना होती है। चलो बना लिया, चलो बना लो, फिर मैं आपको नोट करवा देता हूँ। वो तो आपको पता ही है, आपको केवल क्या प्राप्त करना है, इसको तोड़ के अवसाद प्राप्त करने हैं। और अवसाद कैसे मिलेंगे ये तो कई बार बताया गया है। अवसाद प्राप्त करने का तो एक ही तरीका है कि बोल्डर मिलेगा, ग्रेवल मिलेगा, फिर उसके बाद सैंड मिलेगा, फिर सिल्ट मिलेगा, फिर आपको मड देखने को मिल जाएगा। नोट किया? क्या बातचीत कर रहे हो? मेरे 26 जनवरी मजा आ गया। अच्छा, क्यों? लड्डू ज्यादा मिल गया क्या? चलो कोई बात नहीं, दिस इज नॉट अ बैड कंजर्वेशन। तो 26 जनवरी यहाँ पर आप लोगों ने सेलिब्रेट की थी क्या? बिल्कुल सेलिब्रेट की थी। और संडे था ना उस दिन, आर्थिक बुलाया भी नहीं गया था यहाँ तो, चूक गए हैं तो मौके ना चूक कर रहे हो, और सम्मान चलता ही रहता है। ये सब चीजें कभी कभार आती है। वो चीज जब उससे हम कनेक्ट होंगे तब ना, अभी कॉलेज से इधर की है हमको ही ना, नहीं कनेक्ट रहो, मतलब की चीज हम कनेक्ट रहो। अभी मिल जाता। चलो धारवाड़ शुरू करवा दें। धारवाड़ लिखो, धारवाड़ सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखो, यह प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। वैसे आपसे पूछा जाए प्राचीनतम चट्टान कहाँ प्राप्त होगी, जो आर्कियन ग्रुप की चट्टान है, जहाँ पर इस प्रकार की संरचना होगी। लेकिन ये भी एक मामले में प्राचीनतम है, और किस मामले में बताया गया था, अवसादी चट्टानों के मामले में सबसे प्राचीनतम होगी। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर धारवाड़ संरचना का विकास होगा। लिखो, यह प्राचीनतम अवसादी चट्टान है। यह प्राचीनतम अवसादी चट्टान है जो कि जीवाश्म रहित है। जो कि कैसी होगी, जीवाश्म रहित है। अभी नहीं, जीवाश्म रहित का मतलब जीवाश्म होता ही नहीं इसमें, हाँ एब्सेंट ही रहता है। अब आपको बता चुके कि बिलियन से पहले कहीं पर जीवाश्म नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों जबरदस्ती यहाँ मिलवा रहे हैं? नहीं तो रहित वालों में कंफ्यूजन हो जाता है, रहित और सही तो नहीं पता। रहित वाला लिखो जरा, धारवाड़ में क्या लिखा था कि यह सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। यह जीवाश्म रहित होती है। जी लिख लिए। यह जीवाश्म रहित होती है। आगे लिखो जरा, लिखो, इसमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं। खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से खनिज संसाधन कौन सा आगे बताएंगे। धात्विक खनिज जो है मुख्य रूप से मतलब धातु वाले, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि धात्विक खनिज तो आर्कियन में भी पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उनका दोहन करना बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए आर्थिक रूप से इतने उपयोगी नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर क्या है, अवसादी चट्टान है, तो इसकी तुलना में आप समझ गए कि वो चट्टान कमजोर होती है। उसको खोद के मतलब तोड़ के और फिर वहाँ से निकालना जो भी खनिज होगा वो काफ़ी आसान रहता है। खनिज संसाधन पाए जाते हैं। लिखो, यह चट्टान आर्कियन की तुलना में कम कठोर होती है। एक तो वहाँ पर यह समस्या थी, और दूसरी समस्या क्या थी कि वो रिश्कर नीचे भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर की परतों में भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सियाह सीमा नीचे वाला वो लागू हो गया। तो आपने क्या मतलब मैंने नोट करवाया था, कम कठोर होती है तथा खनिज ऊपर की परतों में भी पाए जाते हैं। ऊपर की परतों, ऊपर की ओर ऐसा नहीं कि कूद के गिरेंगे आगे, ऊपर इतना भी ऊपर की ओर नहीं जैसे बोल रहे हो।
ऐसे बोले कि ऊपर की ओर लोहा चिल्ला रहा हो कि मुझे खींच लो, इतना ऊपर नहीं होता है। लिखो क्या लिखा था, ऊपर की ओर पाया जाता है जिससे इनका दोहन अपेक्षाकृत सरल होता है, सरल होता है। इनका दोहन जो होता है वो मतलब थोड़ा सा सरल होता है। एक चीज यहाँ पर लिख दो और ये धारवाड़ में भी नोट करो, यहीं पर लिख लो थोड़ा सा लिखो। भारत में या मतलब 2-3-4 क्षेत्र हैं वो नोट करो, भारत उधर भी नोट करवा देते हैं आगे। भारत में या लिखो धारवाड़ बताया था ना, वो कर्नाटका वाला क्षेत्र है। और जब लोकेशन पढ़िएगा तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बाबा बुदान, और बाबा बुदान में कुद्रेमुख रीजन हम लोग पढ़ेंगे जो कि उसका हाईएस्ट पीक भी है। वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बड़े पैमाने पर लोहा और लोहे के साथ साथ सोना, लोहा मतलब सोने की भी 2 खाने, मतलब एक तो वो जो आपने बताया कोलार और दूसरा हट्टी, मतलब 2 विश्व प्रसिद्ध वहाँ पर खाने आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हम लोग जब वितरण प्रतिरूप देखेंगे वहाँ पर बताया जाएगा खानवान। रीजन लिखो या भारत में या धारवाड़ ब्रैकेट में कर्नाटक, आगे लिखो जरा मलनाड क्षेत्र कौन मुझे बताएगा? मलनाड ये होगा इसका कर्नाटक नहीं होगा, हैदराबाद रीजन में होगा ना, नागपुर के साथ। भारत के भूगोल में दूसरा टॉपिक ये तो मैंने करवाया था आपको मैंने एक पठार पढ़ाया था, और वो पठार आपका कौन सा था? दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार का जो सबसे दक्षिणी भाग था वो कर्नाटक का पठार था। और कर्नाटक भाग को 2 भागों में बांटा गया था, एक तो कर्नाटक भाग का पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। कर्नाटक भाग के पश्चिमी भाग को जो कि पर्वतीय क्षेत्र है इसे मलनाड कहा जाता है, और कर्नाटक पठार का जो पूर्वी भाग होगा जो कि मैदानी प्रदेश होगा, जहाँ पर 2 पठार हम लोगों ने पढ़े थे, उसे हम लोग कर्नाटक के मैदानी भाग के नाम से जानते हैं। तो कर्नाटक का मैदानी भाग और कर्नाटक का मलनाड क्षेत्र, ये 2 होंगे। मलनाड क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध होगा? ये किस लिए? धारवाड़ चट्टानी संरचना के लिए, और जो मैदानी प्रदेश बताया गया था वो बेसाल्ट चट्टानी संरचना के लिए। वो अभी आगे हम लोग क्रिटेशियस में देखेंगे। क्या नोट किया आपने? मलनाड क्षेत्र। अगला लिखो जरा, छोटा नागपुर पठार इसी में, हाँ इसी में लिखो। आगे लिखो अरावली में आर्कियन भी है और धारवाड़ भी है। अरावली। और एक लिखो शिलोंग पठार, याद है कि नहीं? कहाँ पर वही शिलोंग, खासी जयंती, खासी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खासी। हाँ यहीं पर मासिन पठार का जो सबसे पूर्वी भाग है। नहीं, ये मिडल वाला है। नौकरी का ऑप्शन मतलब यही पे। हाँ नौकरी की। क्या लिखा था आपने? बताओ कौन कौन से। अब इसी तरीके से आर्कियन में लिख लो। ये 2 मुख्य रीजन है, मतलब कहाँ पर इस प्रकार की आदि करके बस छोड़ दो, बस आदि करके मुख्य यही रीजन है। अब यहाँ के खाने में बताऊंगा। लिखो आर्कियन की तरफ लिखो प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में 2 मुख्य क्षेत्र हैं, एक तो बुंदेलखंड का क्षेत्र, MP-UP बॉर्डर वाला बुंदेलखंड, ये भी एक पठार बताया गया था, बुंदेलखंड क्षेत्र। और दूसरा आप लिखिएगा नीलगिरी पहाड़ी। ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर का क्षेत्र है, ठीक है ना। नीलगिरी पर्वत की चोटियां कौन सी? इसका सेकंड हाईएस्ट पीक आपको कौन सा बताया? ये अन्नाईमुड़ी। नीलगिरी का किसका सर बताएं तो? नीलगिरी का सेकंड हाईएस्ट बताओ। पहला तो है वो अनाईमुड़ी, और दूसरा है अनाईमुड़ी। कौन चिल्ला रहा बार बार? अरे वो अन्नामलाई का है। क्या पूछ रहा है? क्या आप लोग फर्जी विद्यार्थी सीधा पूछ रहा है कि नीलगिरी का सेकंड हाईएस्ट बता दीजिए। सब अपना बता, जल्दी करो, टाइम नहीं। कौन सा बताया गया? ऑप्शन दे दो तो बता दें। उसकी सिंह राशि है। मैं आपको बता दूं, सिंह राशि का मतलब M से स्टार्ट होगा। जैसे मेरा नाम मनीष है, इसीलिए मुझे पता है कि सिंह, वरना मुझे और किसी का पता नहीं। ऐसा नहीं और किसी का मन्ना मलाई। अरे अन्ना मलाई है। बताइए कौन सा है? माउंट माकुर्ती।
ये सब आप आइडिया आइडिया के नोट्स खोलो, आपको लिखा हमने दिखेगा। वो लिखाया था आपने, मुझे लगा लिखाया ये गया अच्छा था। नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डोटा रोटा जो है वो उसका सबसे ऊंचा होगा। ये नहीं वो किसी में ब्रैकेट, चलो कोई बात नहीं, वो लिखना कुछ नहीं, ये सब आप खान वान देखेंगे तब बताया जाएगा, अभी कुछ नहीं करना। यहाँ पे केवल रीजन मोटा मोटा जाना। अब आप कहाँ पे पहुँच गए? धारवाड़ वाला। अब धारवाड़ के आगे फिर आप देखिएगा, फिर से बिल्कुल सेम प्रक्रिया यहाँ पर रिपीट होती है, ये वाली प्रक्रिया। और इससे यहाँ पर क्या मिलेगा? इससे यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ? अवसाद। और इन अवसादों के जमाव से क्या मिलेगा? कुडप्पा मिलेगा। ये बिल्कुल इनका क्रम है, क्रम से आपको ध्यान रखना है। कुडप्पा लिखो, अगला कुडप्पा के बारे में लिखो जरा, इसमें क्या है लिखो, लिखो। यह अवसादी चट्टान का यह अवसादी चट्टानी संरचना, अवसादी चट्टानी संरचना, अवसादी चट्टानी संरचना का ही एक प्रकार आगे इसमें चूना पत्थर बड़े पैमाने पर पाया जाता है। यानी संगमरमर इसमें चूना पत्थर बड़े पैमाने पर पाया जाता है। हाँ, उसी का कायांतरण होगा तो संगमरमर भी आपको मिल जाएगा। चूना पत्थर बड़े पैमाने पर पाया जाता है। आगे लिखो जरा, यह संरचना भी, तीसरा पॉइंट है, यह संरचना भी पहला की मतलब अवसादी टाइप का होगा, दूसरा ये है कि चूना पत्थर मिलता है, और तीसरा लिखो, यह संरचना भी जीवाश्म रहित होती है। कहने का मतलब आर्कियन से धारवाड़ तक आपको जीवन का कोई भी साक्ष्य देखने को नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ऐसी बात। यह संरचना भी कैसी होती है बताइए? जीवाश्म रहित होती है। आगे लिखो, भारत में इसका विस्तार कुडप्पा और ब्रैकेट में लिखो आंध्र प्रदेश। बताया था ना कि वहां का एक जिला है कुडप्पा। दूसरा यहाँ पर नोट करिए जरा, गोलकुंडा। हालांकि गोलकुंडा में आप देखिएगा अपवाद स्वरूप आपको हीरा भी देखने को मिल जाएगा, काफी गोलकुंडा। आगे लिखो, छोटा नागपुर पठार और अरावली। अंतिम जो यहाँ पर संरचना होगी वो आपकी विंध्यन होगी। कुडप्पा के अवसादों के विक्षेपण से इसका विकास हुआ है। इसके बारे में 2-3 चीजें आप नोट करो। देखो जरा, विंध्यन में नोट करो, लिखो, यह जीवाश्म युक्त, इसमें आपको क्या मिलेंगे? जीवाश्म देखने को मिल जाएंगे। यह जीवाश्म युक्त, यह लिखो, क्या लिखा था? जीवाश्म। सेंटेंस शुरू से बोलना। यह जीवाश्म, लिखो, यह जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानी संरचना है। अवसादी चट्टानी संरचना है। आगे लिखो जरा, लिखो, इसमें चूना पत्थर तथा लाल बलुआ पत्थर जिससे लाल किला बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी लाल मिट्टी इमारत इसी में पाई जाती है। हैं? लाल मिट्टी इसी में, इसमें रेड सॉइल। लाल इसी मिट्टी के यहाँ पे नहीं पाई जाती है। लाल मिट्टी तो आपको अलग बताया। नीस्ट वाले में मिलती है, नीस्ट वो मतलब हाँ, वो अलग मतलब तरीके से उसका विकास होता है, वो बताया था मिट्टी का। मैंने नीस्ट वाले में बताया था, हमने नीस्ट वाले ये तो नहीं समझा कि लाल बलुआ लाल टूटेगा तो लाल वो फिजिकल प्रोसेस अलग। क्या लिखा था? शांत रहो। इसमें लाल बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर बड़े पैमाने पर पाया जाता है। आगे देखो, भारत में इसका जो सर्वाधिक विस्तार है ये विंध्य तथा सतपुड़ा क्षेत्र में है। मानव विकास का क्रम देखिएगा तो सर भारत में है सर्वाधिक। भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार विंध्य तथा सतपुड़ा क्षेत्र में है। विंध्य तथा सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। विंध्य तथा सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? पाया जाता है। ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? देखो, एजोइक आपका कंप्लीट हो गया। एजोइक के अंतर्गत पहला जो एरा था वो कौन सा था?
प्री कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत ये 4 प्रकार की चट्टानी संरचना विकसित हुई। ये हम लोगों की कंप्लीट हो गई, हुई कि नहीं कंप्लीट। दूसरा कौन सा यहाँ पर होगा, फेनरोजोइक होगा। फेनरोजोइक के अंतर्गत पहला महाकल्प कौन सा होगा, कौन सा, पैलियोजोइक हो जाएगा। अब हम लोगों को पैलियोजोइक देखना है, फिर मेसोजोइक देखना है, फिर आपको सीनोजोइक देखना है, ठीक है ना। तो अब अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, जैसे ये प्री कैम्ब्रियन था, अब आप ऐसा करो शुरुआत से लगा दो, पहले लिखिएगा फेनरोजोइक, फिर आगे डैश लगा के मतलब एरो लगा के, फिर ये वाली आप हेडिंग लगाइए पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के अंतर्गत ये टॉपिक देखो भाई थोड़ा सा वैसा है, मतलब बोरिंग भी है क्योंकि और नाम भी थोड़े अटपटे टाइप के हैं। मतलब तो और कम से कम नई चीजें पता लगी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट इज न्यू दैट इज द इंटरेस्टिंग तो पढ़ना है ही नहीं, ये तो मिथ है बहुत। नहीं सर, नई चीजें होती तो अच्छा लगता है ना, नई चीजें जब जानने को मिलती, बाकी तो पता नहीं चलता। मुझे जो चीज नहीं पता तो वो हमारे यहाँ पंडित जी टाइप की बात कर रहे हैं। वो एक पंडित जी बेचारे हैं बहुत बुजुर्ग, तो उनसे यही कहते हैं कि पंडित जी हर साल आते वही कथा सुना देते हैं। अब बेचारे 9 दिन तक सुनाना है वही रामायण वही सब, तो क्या उसमें बदल के सुनाते। तो चलो अगली हेडिंग क्या लगाएगी, फेनरोजोइक। फेनरोजोइक का मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर जीवन के साक्ष्य हैं, और इसका पहला एरा हेडिंग क्या लगाई है, पैलियोजोइक हो जाएगा। अब पैलियोजोइक के अंतर्गत आपको कई नाम मिलेंगे। ये जो फोटो है मैं आपका डाल भी दूंगा, जो आपका ग्रुप है, इसमें नाम बहुत कठिन है। स्पेलिंग अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाए जल्दबाजी में, मैं लिखूंगा देख के, लेकिन गड़बड़ हो सकता है। इंग्लिश की मिस्टेक नहीं करना, बोलना भले गलत नहीं मैं बोलूँगा नहीं, इसीलिए लिखूंगा देख देख के वो भी, क्योंकि बताया नाम काफी ज्यादा है, ज्यादा जो वर्ड होते हैं ना वो अंग्रेजी का उसमें कई नाम लिखे करते हैं ताकि समझ में आए, गलत हो जाए तो मिस्टेक नहीं हो। नहीं मिस्टेक नहीं होगी, बाद में फोटो भी आपके ग्रुप में मैं डलवा दूंगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फेनरोजोइक जो दूसरा वाला है, फेनरोजोइक। ये क्या होगा, लाइफ बेस्ड, ये प्रून है, और इसकी विशेषता क्या है, इस टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको जीवन के साक्ष्य मिलेंगे। और इसके अंतर्गत जो पहला एरा होगा वो कौन सा होगा, पहले महाकल्प का नाम क्या होगा, लिखो पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, पैलियोजोइक हेडिंग लगाई होगी, इसके बारे में आपको नोट करना है। एरा के बाद क्या आता है बताइए, पीरियड आता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पीरियड हैं, कई नाम होंगे। पैलियोजोइक के अंतर्गत कौन कौन से पीरियड और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी। अब इस बार आपको पीरियड के नीचे लिखना है, लिखो जरा नाम, क्रम से करिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पहला लिखो कैम्ब्रियन, जैसे प्री कैम्ब्रियन जो था वो इससे पहले का टाइम, मतलब कैसे कोई बता सकता है, बता मैंने आपको क्या बताया कि पहले एजोइक कंप्लीट हो गया, एजोइक में एक ही एरा था, उसका नाम क्या था, प्री कैम्ब्रियन, वो कंप्लीट हो गया। अब उधर आप भूल जाओ। और उसे प्री कैम्ब्रियन क्यों कहा गया था, क्योंकि पैलियोजोइक का जो पहला पीरियड होगा उसे हम लोग कहते हैं कैम्ब्रियन, और इससे पहले का टाइम क्या हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा, इसलिए वहां पर ऐसे नाम रखा गया था। अब हम लोग देख रहे हैं फेनरोजोइक, यानी इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जहां पर जीवन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि टोटल 3 एरा है, जिसमें से पहले एरा का नाम क्या होगा, पैलियोजोइक। आगे चलकर पैलियोजोइक को भी कई एक पीरियड यानी कल्पों के अंतर्गत बांटा गया है, उसके अंतर्गत आप लोग नोट करेंगे, जिसमें आपका कैम्ब्रियन आएगा। इसमें क्या दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, एक तो मतलब टाइम से आया करो भाई, ऐसा नहीं लेट आ गए तो थोड़ी दिक्कत होती है। पहला पीरियड इसके अंतर्गत लिखिएगा, लिखो कैम्ब्रियन, पहला लिखो कैम्ब्रियन, पहले पीरियड का नाम होगा कैम्ब्रियन हो जाएगा। दूसरा लिखिएगा ऑर्डोविशियन, मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, आप लोग वैसे लिखिएगा, ऑर्डोविशियन हो जाएगा। अगला लिखिएगा सिलूरियन, सिलूरियन लिख लिया। अगला जरा लिखो डेवोनियन, अब नाम इसमें है ही ऐसे, अब मैं क्या करूँ, हिंदी खोजने जाओगे हो सकता है इससे भी कठिन मिल जाए, मिलेगा ही नहीं कुछ, और मिल भी गया तो आप सोचेगा इससे बढ़िया तो वही वाला था। ये
सिलुरियन है, SILURIAN, सिलुरियन। इसके बाद आपको मिलेगा डेवोनियन, साथ के साथ नोट करो, नाम कठिन है इसके साथ ही साथ लिख लो, डेवोनियन लिखा। इन सब की विशेषता क्या होगी, लिखो जरा। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में भू संरचनात्मक दृष्टिकोण से, भू संरचनात्मक दृष्टिकोण से इनका महत्व नहीं, इनका महत्व नहीं। यहां पर कोई भी आपको ऐसी चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगी जहां से आपको कोई भी खनिज प्राप्त हो। अगला देखो, इसके बाद के कौन कौन से होंगे, लिखो। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, इसका नाम आपने खूब सुना होगा। और अगला इंपॉर्टेंट है पर्मियन, क्या? पर्मियन, पर्मियन, पर्मियन। इन दोनों कालखंड के अंतर्गत आपको पता है जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है या प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में लिखो संरचनात्मक परिवर्तन के द्वारा, मतलब उथल पुथल हुई है, इसका मतलब ये हुआ संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप संरचनात्मक बेसिनों, ये हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के टाइम में भी शब्द पढ़ा था। संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप संरचनात्मक बेसिनों के निर्माण के साथ एक विशेष प्रकार की चट्टान का विकास हुआ। और उसका नाम कौन सा होगा, आप मुझे बताइए, कौन सी चट्टान होगी? अरे धारवाड़ में आप केवल नहीं होगी, इससे पहचानिए। कार्बोनिफेरस और पर्मियन टाइम पीरियड की जो भी चट्टान है वहां से आपको क्या मिलता है, कोयला मिलता है। और कोयला किस प्रकार की चट्टानी संरचना में पाया जाता है, गोंडवाना, बिल्कुल से बताया। संरचनात्मक बेसिनों के निर्माण के साथ, लिखो, गोंडवाना चट्टानी संरचना का विकास हुआ, गोंडवाना चट्टानी संरचना का विकास हुआ है, गोंडवाना चट्टानी संरचना का विकास हुआ है। लिखो, जो कि भारत में कोयले की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि भारत में कोयले की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है। जहां पर आपको गोंडवाना चट्टानी संरचना, देखो मैं बीच में क्यों स्किप कर रहा हूं ये आप सभी को पता है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की ऐसी चट्टान का निर्माण ही नहीं हुआ है जहां से कोई आपको मिनरल प्राप्त हो जाए। एक बार और इस टेबल पर नजर डालिए आप लोग, फिर आगे हम लोग देखते हैं। नाम वगैरह आप सही से लिखिएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्रोन में फेनरोजोइक आपको पता चल गया क्या हुआ, नाम अटपटे लग रहे हैं ये सब। देखो, क्रोन में फेनरोजोइक का मतलब ऐसा कालखंड जहां पर जीवन के साक्ष्य हैं। फेनरोजोइक में मैंने आपको बताया कि टोटल 3 महाकल्प हैं। उसमें पहला महाकल्प का नाम क्या होगा, पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक और अंत में कौन सा होगा, नाम बताइए सोच के। सेनोजोइक हो जाएगा। पैलियोजोइक के अंतर्गत आपको कई पीरियड देखने को मिल जाएंगे। पहला पीरियड कैम्ब्रियन होगा और लास्ट में आपको पर्मियन देखने को मिल जाएगा। कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिलुरियन और डेवोनियन। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रायद्वीपीय भारत में कोई भी भू संचलन या आप कहिए कि किसी भी प्रकार का भू संरचनात्मक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर कोई भी इस प्रकार की चट्टान नहीं बनी है जिसमें कोई भी खनिज प्राप्त होता हो। जबकि आगे बढ़िएगा तो कार्बोनिफेरस और पर्मियन टाइम पीरियड के अंतर्गत
आपको यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, यानी कुछ उथल पुथल देखने को मिलेंगे। और जब किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार से संरचनात्मक परिवर्तन होता है, और पहले टाइम देखो ऐसा है जहाँ पर जीवन भी अब आ चुका है, यानी जीव जंतु और वनस्पतियाँ भी हैं। उथल पुथल के दौरान जब यही जीव जंतु और वनस्पतियाँ पृथ्वी के इंटीरियर में समा जाएंगे तो लंबे समय के उपरांत यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कोयला वगैरह देखने को मिल जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल से बताएं। तो प्रायद्वीपीय भारत में संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हुआ है, संरचनात्मक बेसिनों का निर्माण हुआ है, जिससे यहाँ पर गोंडवानी चट्टानी संरचना का विकास हो गया है। इसीलिए गोंडवानी चट्टानी संरचना ये किस लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये कोयला की उपलब्धता के लिए भारत में काफी महत्वपूर्ण होगी। भारत में जो मुख्य कोयला पाया जाता है वो इसी प्रकार की चट्टानी संरचना में पाया जाता है। भारत का 98% तक कोयला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गोंडवाना के अंतर्गत। नोट कर लिया आपने। लेकिन भारत में इसके प्रमुख क्षेत्र, भारत में और कहाँ कहाँ है आप सभी को पता ही है किस किस क्षेत्र में खाने हैं। देखो भारत में इसके प्रमुख क्षेत्र लिखो, दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी का मतलब समझ पा रहे हो, छोटा नागपुर का पठार। ये घाटी के सहारे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि संरचनात्मक बेसिन का निर्माण होना जरूरी है। और इस प्रकार के बेसिन जो होते हैं वो नदी घाटियों के अंतर्गत ही विकसित होते हैं। इसीलिए कोयला के जितने भी क्षेत्र आपको मिलेंगे वो नदी घाटी के आसपास ही देखने को मिलेंगे। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। पहला आपने क्या लिखा था, दामोदर नदी घाटी, मतलब वो छोटा नागपुर आप समझिएगा अपना। दूसरा लिखो महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है कि नहीं? दूसरा लिखो गोदावरी नदी बेसिन। गोदावरी है, नर्मदा है, सोन है, सब लिख दो। गोदावरी नदी बेसिन, नर्मदा नदी बेसिन, सोन नदी बेसिन, ये सब आपके यहाँ पर हो जाएंगे। नोट कर लिया? चलो अगला। तो पहला आपका क्या हो गया था यहाँ पर, क्रोन में पैलियोजोइक कंप्लीट हो गया। और पैलियोजोइक में लास्ट वाले जो 2 पीरियड थे वो आपके मतलब के निकले। कौन कौन से? एक तो कार्बोनिफेरस और दूसरा पर्मियन हो जाएगा। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की चट्टान डेवलप हो गई जिसे लोग किस नाम से जानेंगे, गोंडवाना के नाम से जानते हैं। अब पैलियोजोइक, देखो दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। पैलियोजोइक के आगे आप जाइएगा तो कौन सा एरा मिलेगा बताओ? मेसोजोइक मिलेगा। मेसोजोइक। इसके बाद क्या मिलेगा? मेसोजोइक। अब मेसोजोइक के आपको पीरियड देखने हैं कौन कौन से, और कौन कौन से पीरियड आपके लिए उपयोगी हैं उनके बारे में आपको नोट करवा दूंगा। लिखो जरा, मेसोजोइक के अंतर्गत कौन कौन से पीरियड होंगे। ठीक है, ये वाला नोट लिखो। मेसोजोइक के पीरियड, मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कल्प। लिख लिया, हेडिंग लगाई। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे पीरियड। कौन कौन से? पहला लिखो ट्रायसिक, टर्सीरी अलग है, यहाँ पर ट्रायसिक आपको नोट करना है, ट्रायसिक। दूसरा लिखो जुरासिक, जीव जंतुओं का एवोल्यूशन पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको डायनासोर देखने को मिलेंगे, जुरासिक। और अगला आप नोट करो क्रिटेशियस। क्रिटेशियस, क्रिटेशियस ये यू है, क्रिटेशियस हो जाएगा। यानी फेनोजोइक, क्रोन के एरा, मेसोजोइक के अंतर्गत आपको 3 पीरियड देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होंगे? एक ट्रायसिक हो जाएगा, एक जुरासिक और एक कौन सा हो जाएगा? क्रिटेशियस हो जाएगा। इसमें से कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि क्रिटेशियस हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण होगा बताइए? इनसे आपको यहाँ पर लाइफ तो पहले ही आ चुकी है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रिटेशियस के अंतर्गत लिखो जरा, लिखो। मैंने आपको बताया था कि वैसे तो जो मुख्य क्रस्ट है वो ग्रेनाइट का ही बना होता है, लेकिन कई कई जगह आपने देखा होगा कि महाद्वीपीय क्रस्ट के ऊपर काली मिट्टी भी पाई जाती है। वो काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? वो परिवर्तन हुआ था क्रिटेशियस काल के अंतर्गत ही। क्रिटेशियस काल के अंतर्गत पृथ्वी के कई हिस्सों में एक बार पुनः ज्वालामुखी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और यहाँ पर जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है वो एक विशेष प्रकार से होती है। देखो ज्वालामुखी प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, उसमें से एक प्रक्रिया होती है शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया। और जब कहीं पर भी शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है
तो वहां पर आग्नेय चट्टान के रूप में बेसाल्ट चट्टानी संरचना का विकास होता है। और हम लोगों ने सॉइल के टॉपिक में पढ़ा था कि अगर बेसाल्ट चट्टानी संरचना टूटती फूटती है तो उसके उपरांत ही हम लोगों को काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। और काली मिट्टी भी वर्तमान में भारत या विश्व के अन्य देशों के लिए एक रूप में मिनरल का ही कार्य करती है। तो वो भी एक प्रकार का खनिज हुआ, मिट्टी अपने आप में एक प्रकार का खनिज होती है। तो नोट करो क्रिटेशियस के अंतर्गत, मतलब इन दो को यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्रिटेशियस आपके मतलब का है, इसमें नोट करो। घर जाके इन सबके बारे में पढ़ना। पहले हेडिंग क्या डालें? आप बताइए क्या डालेंगे, सभी लोग बताओ क्या डालना चाहिए। हाँ क्रिटेशियस देखो सब बता रहे हैं, तो वही आप भी डालो, आपका कुछ अलग थोड़ी कुछ अलग होगा। लिखो जरा क्रिटेशियस, इसमें नोट करो क्रिटेशियस, लिखो लिखो। इस कल्प के दौरान, पीरियड को हिंदी में आप कल्प बोल सकते हैं। इस कल्प के दौरान एक दिन वो अभी न्यूज नेशन पे एक प्रोग्राम आता है ना, ऑपरेशन पाखंड करके, आप में से किसी ने देखा? तो देख लीजिए उसमें क्या दिक्कत है। तो उसमें एक दिन वो कली महाराज आए थे। अच्छा क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अवतार ले लिया है, अब सबके दुख समाप्त हो जाएंगे। और 2032 में बताया कि दुनिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। और उसमें जैसे वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, मतलब वो 4-5 लोग उनका सहयोग करेंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? पार्षद भगवान के पार्षद। हाँ 5 चिरंजीवी, उनसे पूछा गया कि आपके कौन होंगे? जो 5 चिरंजीवी होंगे वो कल्कि का सहयोग करेंगे, जो कली राक्षस होगा उसका मर्दन करने के लिए। तो उन्होंने नाम किसका बताया? उन्होंने कहा कि जो इसमें लीडर रहेंगे वो राखी सावंत है, वो मतलब ग्रेट मतलब और उसके बाद एक सलमान खान इसमें मतलब लीडर है, उनके हिसाब से वो सहयोग करेंगे। और एक हाँ नरेंद्र मोदी, वो इसमें सहयोग करेंगे। उसमें 3 खान, राखी और नरेंद्र मोदी, ये मतलब पूरी टीम है जो कल्कि का सहयोग करेंगे। जैसे वैसे तो बताया ये गया कि अश्वत्थामा होगा जो उनका सहयोग करेगा, हनुमान जी उनका सहयोग। अरे वो 7 है 7, लेकिन उनका मतलब कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो वो बता रहे थे हमारी टीम ये है। और उन्होंने जिनसे शादी की है उन्होंने अपने आप को माता सीता का अवतार घोषित कर दिया। तो वो अपने आप को हर समय ऐसे हाथ करे रहती हैं, कहते हैं लक्ष्मी जी के अवतार हैं। राधे माँ की तरह। राधे माँ तो अलग है, वो कम से कम सीता के अवतार तो नहीं है, लेकिन वो साक्षात सीता तो। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे लोगों को सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं, उनके भी बहुत फॉलो हैं, पता नहीं मतलब वो नहीं रूढ़िवादी रूढ़िवादी ऐसा काम नहीं करते। रूढ़िवादी ये मतलब नहीं कहा जाता कि एकदम से जो अखंड मूर्ख वाले। अरे वो सब क्रिटिकल कॉमेडी कह सकते हैं सर, क्रिटिकल कॉमेडी, क्रिटिकल व्यंग्यात्मक। चलो भाई चलो, आपने लिखा था इस कल्प के दौरान लिखो। भारत के कई हिस्सों में, आपको भारत से मतलब भारत के कई हिस्सों में शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई। शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई। लिखो जिससे इन क्षेत्रों में लिखा, इन क्षेत्रों में लिखो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का निक्षेपण हुआ। आगे लिखो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का निक्षेपण हुआ। आगे लिखो बाद में इसके अपर्दन ऐसे लिखो, इसके विघटन एवं वियोजन, वो तो आपको पता ही है। इसके विघटन एवं वियोजन के उपरांत इन क्षेत्रों में काली मिट्टी का विकास हुआ। इन क्षेत्रों में किसका विकास हो गया? काली मिट्टी का विकास हुआ। जैसे करके भारत में एग्जाम्पल नोट कर लो। हालांकि आपको याद होगा पठार वाले टॉपिक में ये सब मैंने आपको रीजन बता दिए थे, फिर भी आप एक बार नोट करें। लिखो जैसे दक्कन ट्रैप, ये दक्कन ट्रैप कौन सा भाग होगा? जो दक्कन का पठार पढ़ाया गया था उसमें सबसे उत्तरी भाग और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र होगा। बिल्कुल से बताया, लिखो दक्कन ट्रैप लिखा।
दूसरा रीजन लिखो मालवा पठार, मालवा पठार याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है। अगला लिखो काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़ क्षेत्र, ये हाँ गुजरात वाला क्षेत्र, काठियावाड़, काठियावाड़, ये तो नाम सुना होगा। इतिहास पढ़िएगा, इतिहास में कच्छ के रंग में दो भाग है, नीचे वाला काठियावाड़। ये क्षेत्र तो इतिहास में मौर्य काल से ही काफी चर्चित है। अरे वो काठियावाड़ में भीम द्वितीय नहीं थे, उन्होंने रोका था मोहम्मद गजनवी जी को। भीम द्वितीय तो बहुत बाद में यही पे इनका मन है ना, एक इनका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पर एक झील बनवाई गई, सुदर्शन जी। सुदर्शन झील, और वहाँ से ये क्षेत्र बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया था। इस क्षेत्र में दरअसल स्टार्टिंग में कृषि कार्य के लिए सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने एक यहाँ पर बड़ी सी झील बनवाई। तो क्या आपने लिखा था? काठियावाड़, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात वाला। ठीक है, आगे लिखो, लिखो बेंगलोर का पठार, ऐसा तो एक ही साथ लिखो, बेंगलोर तथा मैसूर का पठार। ये दोनों आपको याद आया कि नहीं? अभी मैं बता दूंगा। लिखो बेंगलोर तथा मैसूर का पठार, ये सब नाम लिखवाए जा चुके हैं और इनकी डिटेल भी बताई गई। बेंगलोर तथा मैसूर का पठार। अभी मैंने आपको बताया था कि जो दक्कन का पठार है, इसके दक्षिणी भाग को हम लोग कर्नाटक का पठार कहते हैं। और कर्नाटक के पठार को दो भागों में बांटा गया है। कर्नाटक के पठार को का जो पूर्वी भाग है, इसे कर्नाटक के मैदान के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक के पठार का जो पश्चिमी भाग है, इसे मलनाड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो कर्नाटक का मैदानी भाग है, यानी कर्नाटक के पठार का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर दो पठार मिलेंगे, और ये दो पठार मैंने आपको नोट करवाया है। कौन कौन सा पठार होगा? बेंगलोर और मैसूर का पठार। अगला लिखो जरा, कोयम्बटूर तथा मदुरै का पठार। कोयम्बटूर नहीं लिख पाइएगा, कोयम्बटूर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयम्बटूर आपके सामने लूसेंट रखी हुई है, इसमें देखो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तथा लिखो मदुरै का पठार, मदुरै का पठार। अगला तेलंगाना का पठार, तेलंगाना वही कृष्णा नदी बॉर्डर वाला। अगला लिखो राजमहल पर्वत, राजमहल पर्वत, राजमहल पर्वत वहाँ पहुँच ही जाएगा। राजमहल, ये छोटा नागपुर पठार जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इसके 3 भाग बताए गए थे। छोटा नागपुर पठार का जो पूरब और उत्तर का भाग होगा, यही आपका कौन सा होगा? राजमहल पहाड़ी देखने को मिलेगा। और यहीं पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ये उत्तर पूर्वी के पठारी भाग से टूटकर अलग भी हुआ है, इसीलिए वहां पर जो गैप बना था उसका नाम क्या था? मालदा गैप। उसे पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, वैसे उसका नाम इसी पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। उसे राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है कि नहीं भाई? मतलब इधर राजमहल देखने को मिलेगा, और उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में जाइएगा तो सबसे पहली जो पहाड़ी मिलेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? गारो पहाड़ी। गारो के पूरब में खासी और खासी के पूरब में जैन किया होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? गारो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया है? कौन सा कंप्लीट हो गया? दूसरा वाला। तीसरा सेनोजोइक, सेनोजोइक। तीसरा सेनोजोइक। सेनोजोइक कैसे लिखना है आपको पता ही है भाई? अपना मतलब ये फेनरोजोइक चल रहा है, उसमें पहला वाला कंप्लीट हो गया, इसके जो पीरियड थे वो आपको कंप्लीट करवा दिए गए, है कि नहीं? दूसरा आपका मेसोजोइक, इसके अंतर्गत 3 पीरियड, उसमें आपने क्रीटेशियस वाला नोट कर लिया। अब इसके अंतर्गत जो आपका तीसरा होगा सीनोजोइक, सीनोजोइक, ये बिल्कुल इसका लास्ट है। सीनोजोइक नोट कर लिया? सीनोजोइक लिखो। सेनोजोइक के अंतर्गत क्या लिखना है? पीरियड कौन कौन से होंगे? पीरियड इसके अंतर्गत ज्यादा है तो नोट करो। ये लिस्ट में डाल दूंगा तो स्पेलिंग वगैरह चेक करिएगा, हो सकता है जल्दबाजी में गलत लिख रहे हो। आप लिखा दो जल्दी, टाइम कम। टाइम 2 मिनट बचा हुआ है। नहीं आप करा दो, करवा के देंगे। चाहे उधर सर को कवर करा देंगे, आप उधर करा देंगे। ज़्यादा ना कवर करवा। नहीं ये कवर करा दो ताकि ये कंप्लीट हो जाए। छूट जाता है वो छूट ही जाता, कोई नहीं मिलता। ये हटा दो, लिखो ना। लिखो पीरियड इसके अंतर्गत लिखो। पहला लिखिएगा टर्शियरी, तृतीय। टर्शियरी। और दूसरा यहाँ पर आप लिखिएगा, टर्शियरी के बाद आप लिखो क्वाटरनरी।
क्वार्टरली, QUARTERNARY, क्वार्टरली। ठीक है, अब इसके अंतर्गत भाई नाम ज्यादा है, थोड़े से आप नोट करो। पहले टर्सीरी वाले आप नोट कर लीजिए। टर्सीरी के अंतर्गत कौन कौन से होंगे, लिखो। कितने हैं? ज्यादा नहीं होंगे, लिखो जरा पहले, लिखो पैलियोसीन, यहाँ तक नोट कर लिया, साथ के साथ लिखो पैलियोसीन। पैलियोसीन। दूसरा लिखिएगा इओसीन, और इसमें आपको पता है कि हिमालय विकसित हो रहा है। इओसीन। अगला ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, ये एन बना हुआ है, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। अगला देखो मायोसीन, किसी ने मायोसीन नाम लिया, मायोसीन। और अगला देखो प्लियोसीन, प्लियोसीन। ये तो सब तीन ही टॉपिक चलाओगे? नहीं, इसमें कुछ है, हिमालय का विकास है, वहां पर कोई खनिज बने हैं, तो छोड़ दें। अगला यहाँ पर आप लिखो प्लीस्टोसीन। नीचे वाले नहीं, नीचे वाले नहीं है, नीचे वाले में आपको एक ही पार्ट देखने को मिलेगा, प्लीस्टोसीन। ये इम्पोर्टेंट होगा। प्लीस्टोसीन क्वेश्चन यहाँ से बना, इंपॉर्टेंट मैं आपको नहीं कराऊंगा। प्लीस्टोसीन, ये जब आप क्लाइमेट पढ़िएगा वहां पर देखने को मिलेगा। प्लीस्टोसीन का संबंध ही पृथ्वी पर हिमयुग से है। आप चाहो तो आगे लिख लीजिए हिमयुग, ये क्लाइमेटोलॉजी का मतलब टॉपिक, इसमें कोई मतलब नहीं है। अब क्वार्टरली के अंतर्गत लिखो होलोसीन, इसके अंतर्गत आप लिखिए होलोसीन, होलोसीन, होलोसीन। ठीक है, होलोसीन लिखा। और होलोसीन के आगे थोड़ी सी आप डिटेल लिख लीजिए, होलोसीन के आगे आप डिटेल लिखो। लिखो भारत के उत्तरी मैदान का विकास। होलोसीन में पहले आप क्या लिखिएगा, भारत के उत्तरी मैदान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। उत्तरी मैदान का विकास अगर आपको समझना है, नॉर्थ रीजन उत्तरी मैदान प्लेन होगा का विकास, ट्रांसलेट करिए। उत्तरी मैदान का विकास, ये पहली चीज हो गई, शांत रहो। और दूसरी चीज इसके अंतर्गत होलोसीन में ही आपको क्या नोट करना है, लिखो भारत के तटवर्ती मैदानों, तटवर्ती मैदानों का विकास, यानी भारत में जो मैदानों का विकास है वो कौन से टाइम पीरियड से जुड़ा होगा, होलोसीन। ये आप क्वार्टरली विकल्प में देखिएगा क्या दिया गया है, तटवर्ती मैदानों का विकास, तटवर्ती मैदानों का विकास। उत्तरी मैदान का विकास हम लोगों ने देखा था कि पहले हिमालय की प्रमुख पर्वतीय श्रृंखलाएं, जैसे तिब्बत का पठार उत्तर से आप देखिएगा ये डेवलप हुआ। फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय की 2 पर्वत श्रृंखलाओं का विकास हुआ था, जिसमें कौन कौन सी, काराकोरम रेंज बनी, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज बनी, फिर इसके बाद डेवलपमेंट हुआ था किसका, ITSZ का विकास हुआ था। फिर उसके बाद किसका विकास हुआ था, किसका विकास हुआ था, जास्कर का विकास हुआ था। फिर और जास्कर का विकास अलग नहीं है, आप देखिएगा तो मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति एवं संरचना के दृष्टिकोण से इसका विकास जो है वह ग्रेट हिमालय के साथ हुआ था, यानी अलग से इसका विकास नहीं हुआ था। यानी जास्कर की जगह आप बोलिए कि ग्रेट हिमालय का विकास हो गया था। ग्रेट हिमालय के बाद MCT की घाटी का विकास हुआ था। MCT की घाटी का विकास होने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लेजर हिमालय या लघु हिमालय है इसका विकास होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि MBF की वैली बनी थी, और MBF की वैली के बाद शिवालिक हिमालय डेवलप हुआ था, और शिवालिक हिमालय के बाद जो विकसित हुआ था वही आपका क्या था, HFF का विकास यहाँ पर हुआ था। और HFF की विशेषता क्या थी कि पहले तो ये खड्ड रूपी या खाई रूपी संरचना हुआ करती थी, लेकिन हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से आने वाली नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेपण बड़े पैमाने पर HFF में किया गया, जिससे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। यानी ये वाली घटना किस टाइम पीरियड में लिखवाई गई थी, होलोसीन टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको नोट करवाई गई थी। देखो मैंने आपको पहले बताया ये ऐसा टॉपिक है जो जियोग्राफी के हर एक टॉपिक में फिट बैठता है। किसी भी टॉपिक का डेवलपमेंट आप इसके साथ समझ सकते हैं, लेकिन इतना करना आपको पता है वो पॉसिबल है नहीं, फिर तो मतलब सब में एक क्लास इसकी चाहिए पहले
और फिर इतनी तो यहाँ पर मिलती नहीं, जैसे हो जाएगा। वो हो जाए, वो लिंक कर लीजिएगा, इतना तो आपको पता ही है। तो होलोसिन ये आपका इसमें पहले उत्तरी वाला, और तटवर्ती मैदान ये तो मैंने आपको बता रखा। तटवर्ती मैदान में एक पॉइंट नोट कर लो, लिखो इस कालखंड में, इस कालखंड में, बस 2 मिनट और लो, इस कालखंड में, इस कालखंड में, इस कालखंड में लिखो समुद्र जल स्तर में परिवर्तन। क्योंकि वह तटवर्ती मैदानों का निर्माण कैसे होगा, जब जल स्तर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा और वहां पर अवसादों का निक्षेपण होगा। इस कालखंड में समुद्र जल स्तर में परिवर्तन के साथ परिवर्तन के साथ लिखो अवसादों के निक्षेपण से, मैदान बनेगा तो अवसाद निक्षेपित करवाना जरूरी है। अवसादों के निक्षेपण से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। कौन सा मैदान, जो तटवर्ती कोस्टल प्लेन भारत में डेवलप हुआ है, इन मैदानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। लास्ट में जो है आपको एक क्वेश्चन और नोट करना है, वो इसलिए नोट करना क्योंकि अपने टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के इस कालखंड को समझने के लिए ये क्वेश्चन अगर घर से आप देखिएगा तो फिर आपको बेहतर समझ मिलेगी। लिखो, नोट करो बेटा, बातचीत ना करो, नोट करिए आप। लिखो तृतीयक युगीन, तृतीयक आप समझ गए, मतलब कौन सा होगा, ये टर्सेरी वाला, इसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। टर्सेरी, अच्छा ये युगीन है, वरना फिर आप लिखो तृतीयक महाकल्प में, शब्द वैसे लिखो महाकल्प, ब्रैकेट में पीरियड कर लीजिएगा, तृतीयक महाकल्प ब्रैकेट में पीरियड के दौरान विभिन्न युगों, युग का मतलब यहाँ पर क्या होगा, टर्सेरी के अंतर्गत ये सब यहाँ पर आपको युग या इपोक लिखवाया गया है। विभिन्न युगों में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। यहाँ पर जितने भी आपको कालखंड बताए गए हैं, इसमें हिमालय के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, वो आपको घर से अच्छे से देख के आना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, और ये टॉपिक आपका कौन सा था, जियोग्राफिकल टाइम स्केल। और इस टॉपिक से आपको ये पता चल गया होगा कि भारत के किस हिस्से में कौन सी चट्टानी संरचना पाई जाती है। अब कल का जो टॉपिक होगा वो मिनरल बेल्ट का होगा, उसमें मोटे तौर पर आपको आइडिया लगेगा कहाँ पर कौन सा खनिज होगा। और परसों के टॉपिक में आपको एग्जैक्ट उन माइंस का नाम भी पता चल जाएगा कि किस बेल्ट में कौन से खाने हैं, ठीक है ना। चलो मीडिया वाले नहीं बोल रहे हैं।